हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे सीडीपी के लिए। ये नई सीरीज़ है जिसमें हम 2011 से शुरू करेंगे और 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज़ इंक्लूड करेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आप इसमें रेगुलर रहो। और आई एश्योर यू, अगर आपने पूरी सीरीज़ कंप्लीट की, देखी, तो आपके सीडीपी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं कितने आए। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 1। हम ऐसे पार्ट में करते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विथ। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? कि एंडिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस है, कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो ये किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जो है तो डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, बर्थ से डेथ तक चलती है, बर्थ टू डेथ। ठीक है, सतत चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये किससे क्या बोला जाता है? निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान किसने की है? स्किनर ने, एरिक्सन ने, प्याजे ने या फिर कोहलबर्ग ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्याजे ने 4 अलग अलग विकास की स्टेजेस दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स शुड प्ले अ रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में माता पिता को किसकी भूमिका निभानी चाहिए? प्रोएक्टिव की, सहानुभूतिपूर्ण की, तटस्थ की या फिर नकारात्मक की? तो आपको ध्यान देना है, सिंपैथेटिक आपको लगेगा कि सिंपैथेटिक मतलब अच्छा है, नहीं। एक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय रहना है, उन्हें सिंपैथी दिखा के कम मतलब डाइवर्ट नहीं करना है। जैसे आप कई बार देखते हो कि माता पिता बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहते हैं, ये सिंपैथेटिक है। लेकिन आपको प्रोएक्टिव रहना, उन्हें एक्सप्लोर करने देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाई। तो जो इनसाइड लर्निंग है वो किसके द्वारा प्रमोट की गई है? पॉवलोव के द्वारा, जीन प्याजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट सिद्धांत का। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, स्टूडेंट्स को सिंगल यूनिडायरेक्शनल सोचने के लिए प्रेरित करता है, या फिर छोटे बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, क्रिएट इंटरेस्ट बच्चों में क्रिएट करती है जो अधिगम की प्रक्रिया है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को तेज करती है, या फिर नई सीख से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग चिल्ड्रंस। तो अगर वो मोटिवेटेड हैं प्रोसेस की तरफ तो उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा, जिससे उनका अधिगम और सुचारू और सरल ढंग से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान छोटे बच्चे का संकेत नहीं है? पहला है ऑप्शन, जो अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखता है, वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन अब्स्ट्रैक्ट मैनर। तो दिस इज ट्रू है, अगर वो अब्स्ट्रैक्ट सोच रहा है तो वो इंटेलिजेंट है ना। नेक्स्ट है, जो स्वयं को नए वातावरण में समायोजित कर सकता है, इससे भी पता चल रहा है कि बच्चा इंटेलिजेंस है। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। अब यहाँ पे देखो रटने की बात हो गई, आपको ध्यान देना है, रटने पे जोर नहीं देना है, उनकी समझ को, उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है। तो यही नेगेटिव है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। कोई भी चीज़ को क्रैम कर लेने से, रट लेने से आप इंटेलिजेंट नहीं बन जाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। तो वह स्थान कौन सा है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार, घर, खेल का मैदान
या फिर विद्यालय और कक्षा का वातावरण। तो आपको सही आंसर देना है। तो वो क्या होगा, ऑडिटोरियम है, होम है, प्ले ग्राउंड है, फिर स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट है। तो संज्ञान डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, विद्यालय और कक्षा का वातावरण की जो स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज। तो वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कब होती है, 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष एंड अबव। तो आपको बताना है कि बच्चा लॉजिकली कब सोचना शुरू कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में जब बच्चा होता है तो वह लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, या फिर नीड फॉर कंपनी, नीड फॉर अप्रिशिएशन और सोशल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा उसके सोशियो साइकोलॉजिकल मतलब सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे साथ रहने की संगति की आवश्यकता, ये भी सोशल से संबंधित है। प्रशंसा या फिर हमें जो अप्रूवल चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है कि उनकी कोई प्रशंसा करे, तो ये भी संबंधित है। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी संबंधित है। तो कौन सा नहीं है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित निष्कासन, ऑप्शन नंबर ये फिजिकल नीड है बच्चे की, है ना, उसकी, ताकि वो स्वस्थ रहे, साइकोलॉजिकल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन है, विद्यालय जीवन की शुरुआत से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना, कि स्टार्टिंग से ही किसमें जोर दे रहे हो आप, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो रहे हो। या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षण देना, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक महत्व के बारे में सिखाना, प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, और विद्यार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को विकसित करना। तब आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्रिएटिविटी को क्या करना है, फोस्टर करना है। तो यहाँ पे गोल ओरिएंटेड तो रिजल्ट पे वो ध्यान नहीं देंगे कि लर्निंग पे, उनकी क्रिएटिविटी इससे इम्प्रूव नहीं होगी, वो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस होंगे कि वो रटेंगे चीज़ों को, फैक्ट्स को, तो ये तो नहीं करता। फिर नेक्स्ट है, विद्यालयों को परीक्षा में अच्छे अंक, यहाँ पे फिर से अंकों की बात हो गई, तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये भी क्रिएटिविटी फोस्टर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक महत्व के बारे में सिखाना। तो आप अच्छी शिक्षा के बारे में, अब देखो ये देख के एक बार लग सकता है आपको कि हम महत्व समझा रहे हैं, लेकिन क्या महत्व समझा देने से क्रिएटिविटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऑप्शन आप देखोगे तो प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, आप उसने क्वेश्चनिंग का मौका दे रहे हो और प्रत्येक विद्यार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को विकसित कर रहे हो, जो प्रतिभा, जो उनमें जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, उनके जो इनेट टैलेंट्स हैं उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो और उनको विकसित करने का मौका दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, कि इससे बच्चों की क्रिएटिविटी और निखर के आएगी, डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग रिफर्स टू। माइंड मैपिंग से क्या तात्पर्य है। आपने सुना होगा ना माइंड मैपिंग, तो मस्तिष्क का चित्र बनाना, पिक्चर माइंड की ड्रॉ करना, या फिर मस्तिष्क के कार्यों का शोध करना, समझ को बढ़ाने की एक तकनीक, किसी साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना बनाना। तो माइंड मैपिंग क्या होती है, समझ को बढ़ाने की एक तकनीक है कि किसी साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना बनाना है, कि मस्तिष्क का चित्र बनाना है। तो आप देखोगे कि मस्तिष्क के कार्य का शोध करना, रिसर्चिंग ये क्या होती है माइंड मैपिंग, कि आप रिसर्च कर रहे हो कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, बेसिकली
क्या, जैसे माइंड मैपिंग से क्या पता चलता है कि माइंड के फंक्शन कैसे करता है, वो कैसे काम करता है ब्रेन हमारा, उसे माइंड मैपिंग बोली जाती है। तो मस्तिष्क के कार्यों का शोध करना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यंग चाइल्ड responds to a new situation on the basis of the response made by him or her in a similar situation as in the past. This is related to. तो एक छोटा बच्चा किसी नई परिस्थिति में उसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है जिस प्रकार उसने अतीत में किसी समान परिस्थिति में प्रतिक्रिया की थी। यह किससे संबंधित है? कि कोई भी छोटा बच्चा है वो वही रिएक्शन देगा जब वो पास्ट में जो कि दे चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ एनोलॉजी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग। तो इसे क्या बोला जाता है? अधिगम के समानता के नियम। एनोलॉजी मतलब जो सिमिलर पास्ट उसका रहा है, उसने जैसे सिनेरियो में जैसे रिएक्शन दिया था, अगर कोई इंटरवेंशन नहीं होता है तो वो सेम रिएक्शन अगेन 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 देता रहेगा। तो इसे अधिगम के समानता का नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेस्ट वे especially at primary level to address the learning difficulties of students is to use। जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, प्राइमरी लेवल पे जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उन्हें दूर करना है। तो इजी और इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक को और इंटरेस्टिंग बना दो। स्टोरी टेलिंग मैथड, अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मैथड सूटेड टू द डिसेबिलिटी, और फिर एक्सपेंसिव एंड ग्लॉसी सपोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा कि दिव्यांगता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना। आप अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी, मान लो बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसी मेथड यूज़ कर रहे हो कि उस बच्चे को सूट करे, उसे समझ आ सके। तो आप अकॉर्डिंग टू बच्चे, अकॉर्डिंग टू नीड, आप अपनी जो लर्निंग है, शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी, उसे चेंज कर रहे हो, मैथड चेंज कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट बुक में आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, या फिर कहानी कथन विधि का प्रयोग, महंगी आप एक्सपेंसिव चीज़ लाने से बच्चे को समझ नहीं आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए? जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड हैं उन्हें कैसे एजुकेशन देना चाहिए? तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा। तो उन्हें कैसी शिक्षा देनी चाहिए? तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि हमें, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हो या फिर नॉर्मल बच्चे हों, सबको एक साथ बैठाना चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चों से सीखें। तो अलॉन्ग विथ नॉर्मल किड्स, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन समान नहीं देना है, समान अप्रोच, समान इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी बेस्ड होना चाहिए कि उनके नीड के हिसाब से आप दे रहे हो, फेयरनेस आपको अपनाना है बच्चों के नीड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। तो डिसलेक्सिया किसके से संबंधित है? पठन संबंधी विकार, व्यवहार संबंधी विकार, मानसिक विकार, या फिर गणितीय विकार। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है? पठन संबंधी विकार है, बच्चे को साउंड में दिक्कत होती है, समझने में उनको दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। इनमें से कौन सा साइन? गिफ्टेड का मतलब होता है ऐसे चाइल्ड जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अपने उम्र से कहीं ज़्यादा उनकी समझ है, उन्हें गिफ्टेड बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? नहीं है, देखो यहाँ पर नेगेटिव देना है ना, नहीं है पूछ रहा है। अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब हर बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, इससे तो पता चल रहा है कि बच्चा गिफ्टेड है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, इससे भी पता है कि बच्चा गिफ्टेड है, क्यूरियस है। रचनात्मक, क्रिएटिविटी है, ये भी दूसरों से लड़ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 की फाइटिंग करने से नहीं पता चल रहा कि बच्चा क्या है, गिफ्टेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा हुआ था, नहीं था, तो नहीं का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ बी
ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में उसके साथ समान व्यवहार किया जाए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाए। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है कि उससे आप नॉर्मल बिहेव करो और उसको देखने में प्रॉब्लम है तो ऑडियो जो है लर्निंग एड्स का यूज़ किया जाए। कक्षा में उसे विशेष व्यवहार किया जाए। विशेष से क्या होगा, उसको ऑकवर्ड लगेगा, नॉर्मल बिहेव करना रहता है। उसे निम्न स्तर का कार्य करने के लिए छूट दी जाए, ये भी गलत है। उसे दैनिक कार्यों में माता पिता के मित्रों के द्वारा सहायता की जाए, ये भी नहीं। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कि उससे आप नॉर्मल बिहेव करिए और उसे जो है ऑडियो लर्निंग किट से उसको हेल्प करिए क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मापा जा सकता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ, मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग की फीचर नहीं है। कैन नॉट जो नेगेटिव होगा वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, अधिगम लक्ष्य उन्मुख होता है। जो अनलर्निंग की बात हो रही है, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। या फिर थर्ड है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है। देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, ये बिल्कुल गलत है। चूंकि गलत है तो यही आंसर है क्योंकि नेगेटिव पूछा हुआ था कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही है जहाँ पे लर्निंग प्लेस लेती है, बाकी बाहर नहीं होती है लर्निंग। तो ये सरासर गलत है। लर्निंग सिर्फ स्कूलों में नहीं होती है, स्कूल के बाहर भी उससे कहीं ज़्यादा लर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ। तो अधिगम को अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है यदि, कैसे लर्निंग को इनरिच किया जा सकता है। टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। जो टीचर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर यूज करे, व्याख्यान करे, ये तो गलत है। फिर है ड्यू अटेंशन इज पेड टू पीरियोडिक टेस्ट। टेस्ट में ध्यान देने से लर्निंग कैसे इनरिच होगी, है ना, उसे समृद्ध बनाना है। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत करें और शिक्षक उनका मार्गदर्शन करे। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देखो पीयर लर्निंग पे जोर दिया जा रहा है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन से सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लर्निंग इनरिच्ड होगी, अधिगम जो है और समृद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक असेसमेंट आर यूजफुल एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किस बात पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाए। अगला पढ़ लेते हैं पहले। प्रक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों के बीच तुलना करना, कंपैरिजन तो कभी भी सही आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के रूप में लेबल करना, लेबलिंग भी गलत है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, क्या था। असेसमेंट को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए तो क्या होगा, विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना जिसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों प्रकार क्षेत्रों के को शामिल किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इससे जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है, वो और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट्स टू सिट ऑल ओवर द क्लास। Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following make the best way to handle the situation? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहाँ पे आपको सिनेरियो बेस दे दिया जाता है, कैसे कि ऐसी सिचुएशन है तो टीचर को कैसे उसको हैंडल करना है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक शिक्षक का लोकतांत्रिक स्वभाव था तो उसने सभी बच्चों को इकट्ठा बैठाने का निर्णय लिया। तो कुछ बच्चे साथ में बैठकर चर्चा करते हैं, कुछ समूह में पढ़ते हैं, कुछ शांत रहते हैं, लेकिन एक पेरेंट है जिसको ये सब पसंद नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति को संभालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अभिभावकों को
अभिभावकों को मतलब पेरेंट्स को शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए और समस्या के बारे में शिक्षक से चर्चा करना चाहिए। ये सही लग रहा है, छोटा सा टिक करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं पहले। अभिभावकों को बच्चे को निकाल लेना चाहिए स्कूल से, ये नहीं है। अभिभावकों को शिक्षक के विरुद्ध प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, प्रिंसिपल से कंप्लेन, ये भी सही नहीं है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अपने बच्चे का वर्ग बदलने मतलब सेक्शन चेंज कर दो, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर कि पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि ये पेपर 1 में आ रहा होगा सीटेट के, है ना, कि सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है उसकी। तो शिक्षण विधियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता कि मतलब कॉम्पिटेंस इन द मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो यही हमें आंसर लग रहा है। हम पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका जवाब देंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज। फिर क्या है, ईगरनेस टू टीच, पेशेंस एंड परजीवरेंस मतलब धैर्य और दृढ़ता। तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए। तब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ के आंसर देना है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एकदम से दक्षता नहीं चाहिए कि आप एकदम महान पंडित हैं तभी पढ़ा पाओगे, है ना, मतलब विषय के पंडित मेरा मतलब था। तो बच्चों उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटे बच्चों में क्या होता है कि आपके अंदर धैर्य है, दृढ़ता है। जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आप धैर्य दिखा रहे हो, परजीवरेंस दिखा रहे हो, ना कि आप खुद चिड़चिड़ा के बच्चों को मार रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ज़्यादा सही, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको इंटेलिजेंट मतलब कि ज़्यादा दक्षता नहीं होना है कि आप एक्सपर्ट ही हो सब्जेक्ट में। आपको कम एक्सपर्टाइज है सब्जेक्ट में, लेकिन आप धैर्य रख रहे हो, आप बच्चों को अच्छे से हैंडल कर ले रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस मोर देन नीडेड, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, और जब आप छोटे बच्चों को डील कर रहे हो तब भी, कि वो इधर रो रहे हैं, उधर अपना सामान इधर फाड़ रहे हैं, तो आप क्या करो, आप ढंग से उन्हें संभाल पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मोटिवेटेड टीचिंग है, देखो यहाँ पे मोटिवेटेड टीचिंग। एक क्वेश्चन आया था ना मोटिवेटेड लर्निंग पे, शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना कि चिल्ड्रन जो हैं वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कक्षा में बिल्कुल शांति होना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होना मतलब मैक्सिमम अटेंडेंस, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य देना, रिमेडियल वर्क देना। तो मोटिवेटेड टीचिंग का मतलब क्या होगा कि बच्चे एबल हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए, क्वेश्चन बाय द चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। तो जो प्लेवे मतलब खेल आधारित शिक्षण विधि किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, सोशियोलॉजिकल पीरियड्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधियों के सिद्धांतों पर। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, प्लेवे किस पे आधारित है, शिक्षण विधि जो है पेडागॉजिकल या फिर टीचिंग अप्रोच है, वो जो प्लेवे है वो किस पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, साइकोलॉजिकल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की मतलब बच्चों का विकास कैसे होता है उस पर आधारित है, कि बच्चे करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से सीखते हैं। तो दिस इज प्लेवे मैथड, खेल खेल में सीखना। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म क्यूरिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्य चर्चा है शब्द है वो किस पे से क्या आशय है। मूल्यांकन की प्रक्रिया, क्या एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है,
नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आगे पढ़ लेते हैं। सिर्फ पाठ्य सामग्री तो क्यूरिकुलम नहीं होता है ना, एक्टिविटीज जो आप कराते हो मतलब ओवरऑल क्यूरिकुलम होता है, तो ये गलत है, सिर्फ बुकिश टेक्स्ट की बात हो रही है। शिक्षण की विधियां तथा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, मेथड ऑफ टीचिंग नहीं, सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग तो क्यूरिकुलम नहीं है, ये भी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 4 है विद्यालय का समग्र कार्यक्रम जिसका विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल विच द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन आर डे टू डे बेसिस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि विद्यालय का समग्र कार्यक्रम, क्यूरिकुलम में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, वेदर बच्चे खेल रहे हैं या फिर लंच ब्रेक कब होता है, क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो एक्सपीरियंसेस वो गेन करते हैं वो सब क्या है, वो सब क्यूरिकुलम के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू प्याजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगन टू थिंक लॉजिकली अबाउट अब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस। तो प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त अवधारणाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। यहाँ पे देखो, अमूर्त अवधारणाओं के बारे में तार्किक रूप से मतलब लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से जो 2 वर्ष, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो 11 वर्ष और उससे अधिक में स्टार्ट होती। ठीक है, अगला सवाल है अ टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज और हर स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं संभावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए या उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। उसकी प्रयासों को समझना चाहिए। तो मीडिया मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान या फिर व्यक्तिगत मनोविज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हम किस में पहुंच गए, 27, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज और हर स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से ये संबंधित है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका जो पोटेंशियल है उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या समझ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में, कि मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता who does not talk much at home but talk a lot at school it shows that। कि सीता घर पर बहुत कम बोलती है लेकिन स्कूल में बहुत अधिक बोलती है, क्या दर्शाता है कि उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल लग गया, हमें क्या पता पसंद है कि नहीं पता है, पसंद है। घर पर उसकी बातों को उतनी मान्यता नहीं मिलती जितनी स्कूल में मिलती है। ये बिल्कुल सही हो सकता है कि उसकी घर में उसकी बातों को इम्पोर्टेंस ना मिल रही हो, इसलिए वो घर में चुप रहती है और स्कूल में ज़्यादा बोलती है। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। स्कूल बच्चों को अधिक बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। तो कहीं भी स्कूल में अधिक बातचीत, अब यहाँ पे देखो निगेटिव हो गया ना, कि बातचीत करने का होता तो ठीक था, अधिक बातचीत, ज़्यादा बातचीत करने का मौका क्यों देगा स्कूल। शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करते हैं बहुत बात करें, नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि हर टॉक एट होम इज नॉट एक्नॉलेज्ड वेयरएज एट स्कूल इट इज। तो एक्नॉलेज नहीं किया जाता घर में उसकी बातों को, जबकि स्कूल करता है, इसलिए स्कूल में ज़्यादा बातें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो कथन क्या है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अभी इसको किसने कहा, कोहलबर्ग ने कहा है, स्किनर ने कहा, प्याजे ने कहा, फिर पावलोव ने किया। तो ये किसने कहा, प्याजे ने कहा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो क्या है खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहीं पे अगर
इसके ना उनकी बात होती, किसकी बात होती, वाइगोत्स्की की। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन पे वो ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हम इनको पढ़ेंगे। अभी हम प्याजे पढ़ने वाले हैं, तो फिर उसमें ये सब इंक्लूडेड। और प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं उनसे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि उन्होंने कहा था कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, खुद ही मीनिंग बनाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चाइल्ड बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पेयर ग्रुप। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क पेयर समूह से सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ये देखिए आपको पेयर में, तो पेयर में एक्टिव तो वो रहते हैं, लेकिन जब उनका किस में होता है, एडोलेसेंस में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो वो पेयरिंग जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो जैसे आप देखते हो कि एडोलेसेंस में पहुंचते बच्चे पीयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, बल्कि माँ बाप की कम सुनेंगे लेकिन अपने पीयर ग्रुप की ज़्यादा सुनेंगे। तो दिस वाज ऑल 30 क्वेश्चंस। हमारे एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। और बिलीव करिए, अगर आपने ये सीरीज़ सच में फॉलो करी तो आप CDP में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपको कैसी क्लास लगी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।